नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जो अप्रैल महीने में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट में बिल को लेकर पिटीशन दायर की थी और ये कहा था कि राज्यपाल कई महीनों से बिल को रोके हुए हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने फैसला देते हुए ये कहा था कि राष्ट्रपति के लिए 3 महीने और राज्यपाल के लिए 1 महीने का टाइम बॉन्डिंग बनाया था, किसके अंदर अगर वो बिल पास नहीं होता है या नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बिल पारित हो जाएगा बिना किसी सिग्नेचर। इस पर बहुत हंगामा हुआ था और राष्ट्रपति जी ने इस पर सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए थे। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, इसके बारे में चर्चा की थी। आज उन्हीं सवालों को लेकर 5 सदस्यीय कमेटी ने आज चर्चा शुरू की कि राष्ट्रपति ने जो पूछा उसके बारे में विस्तृत गहन चर्चा करके इसका जवाब देना चाहिए। हालांकि आप सभी जानते हैं कि केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल होते हैं इस तरह के केसों में, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल भी इसमें बहस में शामिल है और कोर्ट के अंदर कई सारे राज्यों के वकीलों को भी बुलाया गया इस मसले को लेकर। अब महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि 2 जजों की बेंच सीधे सीधे राष्ट्रपति और राज्यपाल को कोई फैसला सुनाने के लिए संवैधानिक पीठ कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इसको देखें या उसके नजरिए से, तो आपको जवाब देने के लिए 5 जजों की बेंच क्यों बैठानी पड़ी? क्या जो 2 जज बैठे थे इसकी सुनवाई में उन्होंने ज़्यादा कानून की पढ़ाई कर ली थी, या अभी जो 5 जजों की बेंच बैठी है इनको इसके बारे में जवाब देने में दिक्कत आ रही है, इसके वजह से आपसी सलाह करना ज़्यादा महत्वपूर्ण महसूस हुआ? तो क्या कुछ हुआ इस मामले में और जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट रवैया इस तरह के मामले में इख्तियार कर रही है, ये देश के संविधान के अनुसार बिल्कुल भी जायज नहीं है। एक जो राइट्स मिला हुआ है ना आर्टिकल 142 और 143 के तहत, आपने देखे होंगे कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाए। हाल ही के दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब B.R. गवई जो हैं, उनको ये आकर कहना पड़ता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों बराबर है। आपको ये बातें आकर क्यों बतानी पड़ती है? और जबकि आप ही के कोर्ट के कई सारे जजेस और कई सारे पूर्व चीफ जस्टिस ने इस तरह के फैसले सुनाए हैं और फैसलों को हाई कोर्ट के पलटा है, जिस पर कि लगातार सवाल पूछे गए हैं और आने वाले भविष्य में भी पूछे जाते रहेंगे। तो ये अब समझ लेना कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय देता है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत मुश्किल है। कोर्ट जब अच्छे फैसले करती है उसकी भी बड़ाई हम लोग ने किया है, लेकिन जहां पर असंवैधानिक रूप से इंटरफेरेंस करने की कोशिश करती है तो उस पर भी सवाल खड़े करने आवश्यक है। ये सिर्फ मान लेना कि जो कोर्ट कर रही, क्योंकि हर किसी की अपनी न्यायिक भूमिका है, चाहे वो विधायिका हो चाहे वो कार्यपालिका हो, हर किसी का अधिकार क्षेत्र बटा हो। और ये स्पष्ट है कानून के तहत, संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं
उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि अगर उनके पास किसी तरह के मामले जाते हैं तो उसको इतने दिनों के अंदर सुनवाई करनी पड़ेगी। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है? इसी पर सवाल उठाते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट नया संविधान लिखने की कोशिश कर रहा है? और जो रवैया रहा है पिछले कुछ समय से, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, राष्ट्रपति ने सलाह मांगी तो दिक्कत क्या? सरकार बोली, क्या कोर्ट संविधान दोबारा लिख सकती है? राष्ट्रपति राज्यपाल के फैसले की डेडलाइन का मामला था। क्या कोर्ट इस हद तक जा सकता है कि वह खुद कलम और कागज लेकर संविधान को फिर से लिख दे? यह संभव है क्या? इस पर क्या विचार है? ये सवाल तुषार मेहता साहब ने उठाया था, सॉलिसिटर जनरल ने। बेंच ने कहा कि कोर्ट इस मामले में सलाहकारी अधिकार क्षेत्र में बैठी है, यानी अभी यह कोई अंतिम आदेश नहीं बल्कि केवल राय देने की प्रक्रिया है। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2025 वाले फैसले पर कहा कि क्या अदालत संविधान को फिर से लिख सकती है। कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति को आम प्रशासनिक अधिकारी की तरह देखा, जबकि वे संवैधानिक पद हैं। आप उसको एक आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या कोई डीएम, कोई कलेक्टर, उसके अनुसार से आप लेकर नहीं चल सकते कि उनको ये आदेश दे दिया कि भाई उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुआ, उसके खिलाफ तुरंत अब एफआईआर दर्ज करो, उसके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक। आप उसको बोल सकते हैं, उसको आदेश दे सकते हैं, लेकिन इस देश के संविधान ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये इससे खुली छूट दी है। आप उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। यही सवाल आज अटॉर्नी जनरल ने पूछा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, संविधान सभा ने जानबूझकर गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं बनाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु मामले में दखल इसलिए देना पड़ा क्योंकि गवर्नर लंबे समय तक बिलों पर बैठे रहे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया रुक गई। अब अदालत तय करेगी कि राष्ट्रपति और गवर्नर की शक्तियों पर उसकी व्याख्या कितनी लागू हो। इस पर जो 5 जजों की बेंच बैठी थी, इसमें बीआर गवई साहब, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर, ये 5 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। इसमें आज केरल और तमिलनाडु सरकार की शुरुआती आपत्तियों पर सुनवाई। दोनों राज्यों का कहना है कि राष्ट्रपति ने जो सवाल उठाए हैं उनके ज़्यादातर का जवाब पहले ही तमिलनाडु वाले फैसले में मिल चुका है। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी। क्या केरल सरकार की तरफ से, वहीं केरल सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल और तमिलनाडु की ओर से वही बड़े वाले अभिषेक मनु सिंघवी साहब उपस्थित हुए। ये लोग इसी तरह के मामले के लिए जाने जाते हैं, आप सभी को अच्छे से पता है। ये बहुत कुछ बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर इस तरह का इंटरफेरेंस होगा तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा मिलॉर्ड। उन्होंने कहा कि किसी एक अंग की निष्क्रियता का यह मतलब नहीं कि दूसरा अंग उसके अधिकार छीन लिए जाए। उन्होंने कहा कि यदि न्यायपालिका या कोई अन्य अंग जनहित या संवैधानिक मूल्यों के नाम पर अतिरिक्त शक्तियां लेने लगे तो यह न सिर्फ संविधान निर्माताओं की मूल सोच और भावनाओं से अलग होगा बल्कि संविधान संकट भी खड़ा करेगा। तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि संविधान सभा ने जानबूझकर राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने की समय सीमा निर्धारित करना छोड़ दिया था। अटॉर्नी जनरल ने बहस के दौरान एक अहम सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा, क्या अदालत इतनी दूर जा सकती है कि वह खुद संविधान को फिर से लिख दे? इस पर यह सवाल इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा
केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस पर एजी ने कहा कि अदालत का काम संविधान की व्याख्या करना है। आप संविधान की व्याख्या करने के लिए बैठे हुए, नए संविधान आप नहीं बना सकते, ये क्लियर कट लिखा हुआ है। लेकिन उसे नया संविधान गढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, एकदम साफ साफ शब्दों में बता दिया गया। आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गवई साहब ने यह भी पूछा, क्या कोर्ट पर आरोप लगाया जा रहा है कि यह बात विधायिकी क्षेत्र में दखल दे रहा है? बिल्कुल दखल दे रहा है सर, और इसीलिए सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बातें तो आप किसी से भी पूछेंगे वो बता देगा। जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं, उस पर आप कैसे सुनवाई कर सकते हैं? अब इस देश में कल के डेट में सुप्रीम कोर्ट सेना को ये आदेश दे दे कि आप पाकिस्तान पे हमला कर दो, क्योंकि ये यहाँ की जनता चाहती, तो क्या सेना पाकिस्तान पे हमला कर दे? क्या राज्यपाल के जो अधिकार क्षेत्र हैं, कोई मुख्यमंत्री किसी जांच के लिए अगर उसमें प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त होते हैं और उनके जांच दायरे के अंदर मान लीजिए कि 2 महीने में उनको जांच सबमिट करनी है, समय ज़्यादा लग गया, 4 महीना लग गया, 6 महीना लग गया, साल भर लग गया, तो क्या वो प्रशासनिक विभाग मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है? तो क्या खुद मुख्यमंत्री उस केस की छानबीन करना चालू कर देंगे? कहने का मतलब है कि जिसके अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें आ रही है उसका निर्वहन भी वही करेगा। ये बातें कोर्ट को कब कैसे समझ में आए, किस भाषा में समझाया जाए, ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। तो बिल्कुल आप दखल दे रहे। इस पर एजी और एसजी दोनों ने जोर दिया कि संविधान की मूल रूपरेखा को छेड़ने से सभी संस्थाओं के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। अब कल के डेट में प्रधानमंत्री के निर्णय कोई सुप्रीम कोर्ट पलट दे, क्योंकि इस देश में जो संसद है उसका अपना अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में संविधान की विवेचना कर सकता है। अगर उसके किसी भी कानून में, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार कोई कानून बनाता है, उसके अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये चीज़ गलत पाई गई है, तो आप उसको नोटिस दे सकते हैं, उसका जस्टिफिकेशन मंगवा सकते हैं, उस पर आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आप इसको पलट दें तो वो संभव नहीं है। और ये बातें सुप्रीम कोर्ट को समझनी आवश्यक है। इसी तरह से कई सारे ऐसे चीज़ें होती है, अगर उस हर मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना दखल देने लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या संविधान में कॉलेजियम है? फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मानता? क्यों वो कॉलेजियम बना करके अपने आप से जजों की नियुक्ति करता है? कोई जज भ्रष्टाचार के केस में लिप्त पाया जाता है, आप जानते हैं कि महाभियोग चलाना कितना मुश्किल काम है, और अगर उस दरमियान वो व्यक्ति इस्तीफा दे दे तो उस महाभियोग का कोई मतलब नहीं होता। आप इन हाउस कमेटी बनाते हैं, इन हाउस सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन आप पे तो कोई सवाल नहीं उठाते। तो आप भी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाकर अगर कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और ये बेहद ज़रूरी भी है। तो इस मामले पे सुनवाई आज भी चल रही है, क्योंकि 5 जजों की खंडपीठ बैठी हुई है और कई सारे राज्यों के वकीलों को भी इसमें बुलाया गया। तो ये बहस लंबी चलनी है। जैसे जैसे
इस पर अपडेट आते जाएंगे, उसके अनुसार हम लोग उसकी विवेचना भी जरूर करेंगे। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।